मैं डॉक्टर शिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अंतिम साक्ष्य उपन्यास का प्रमुख चरित्र एवं इस उपन्यास की नायिका मीना मौसी का चरित्र चित्रण, मीना मौसी की चारित्रिक विशेषताएं, एक स्त्री किस तरह से बचपन से लेकर अपने अंतिम पड़ाव तक कई चरणों से गुजरती हैं, कई पड़ावों से गुजरती हैं, कई सुख दुख अपने साथ में लेकर के चलती हैं और एक छोटी सी साध यानी कि इच्छा कि मैं एक आदर्श नारी बनूं, मैं एक आदर्श पत्नी बनूं, मैं एक आदर्श माता बनूं, हर एक स्त्री के अंतर्गत यह इच्छा होती है। परंतु दुर्भाग्यवश या हम अभागन के रूप में अगर उसे देखेंगे तो संपूर्ण पूरे इस उपन्यास में वह कहीं भी इस आदर्श किरदार को नहीं निभा पाती। मतलब वह असल में तो इन सारे किरदारों को बखूबी निभाती है, लेकिन समाज की ओर से जिस तरह से उसे उस रूप में स्वीकार करना चाहिए था वह उस रूप में स्वीकार नहीं की जाती। तो यह जो संपूर्ण उपन्यास है, इस उपन्यास में मीना मौसी का चरित्र एक अभागन के रूप में हमें दिखाई देता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मीना मौसी के चरित्र की अलग अलग विशेषताएं। परीक्षा की दृष्टि से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं मीना मौसी का चरित्र चित्रण अर्थात मीना मौसी की चारित्रिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मीना अंतिम साक्ष्य उपन्यास की केंद्रीय पात्र हैं। मीना के इर्द गिर्द उपन्यास की पूरी कथावस्तु घूमती है। मीना अनाथ बालिका है, मजबूर है, बेसहारा है, परित्यक्ता है, आत्मनिर्भर नारी है, लोकप्रिय गायिका हैं, संपूर्ण प्रेम देने वाली प्रेमिका है, घर संभालने वाली गृहिणी है। इस प्रकार मीना मौसी के चरित्र की अनेक विशेषताएं हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इन चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख क्रमशः यहाँ पर देखा जा सकता है। उसकी पहली विशेषता है अनाथ बालिका। उपन्यास में हम देख चुके हैं कि मीना मौसी अनाथ है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके हैं। उसका पालन पोषण उसके चाचा और चाची करते हैं। चाचा उससे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन चाची उसे अपने घर में रखना पसंद नहीं करती हैं और इसलिए इस अनाथ और बेसहारा बच्ची को जिस तरह से पाला पोसा जाना चाहिए था, वो जिस तरह से माता पिता की ओर से पाला पोसा जाता है उस तरह से उसे नहीं मिलता है और वह एक अनाथ बेसहारा बालिका के रूप में इस उपन्यास में हमें नज़र आती है। इस मीना मौसी की दूसरी विशेषता है मजबूर। अब हम जानते हैं कि जो अनाथ होते हैं वे मजबूर लगभग होते ही हैं। कम से कम जब तक वह बच्चे होते हैं छोटे तब तक तो वह होते ही हैं। देखिए वह आत्मनिर्भर नहीं है। अब भले ही वह बाद में आत्मनिर्भर हो जाती हैं, लेकिन जब तक वह छोटी होती हैं बचपन में ही उसका विवाह बूढ़े लाला के साथ किया जाता है। 12 वर्ष की अवस्था में ही बूढ़े लाला उसे देखकर, उसका मुख देखकर समझ जाते हैं कि यह अबोल बालिका है, छोटी बालिका है। वह बूढ़े लाला विवाह करने के पश्चात भी उसे अपने घर वापस छोड़ते हैं और वहाँ से उसका विवाह एक गुंड वृत्ति के जगनलाल से होता है। यानी कि हम देखते हैं कि वह मजबूर है। मीना मौसी की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता हम देख सकते हैं कि वह परित्यक्ता है। परित्यक्ता का मतलब होता है छोड़ दी गई औरत। देखिए यहाँ पर मीना मौसी का विवाह बचपन में उसकी चाची कर देती हैं अधेड़ उम्र के बूढ़े लाला के साथ। बूढ़े लाला की उम्र 50 साल की है। वह जब उसे देखते हैं तो मीना छोटी उसे दिखाई देती है, उसे शर्म महसूस होती है। वह अपनी चाची के पास वापस जाते हैं और उस बच्ची को छोड़ने लगते हैं। तो इसके एवज में चाची 5,000 रुपये नगद लेती है और अब
इसी वक्त से यह मीना मौसी परित्यक्ता नारी बन जाते हैं। तो वह उसके पीछे एक विशेषता लग जाती है कि परित्यक्ता नारी। मीना मौसी की चौथी विशेषता यह है कि वह शोषक के रूप में चित्रित नारी है, यानी कि उसका शोषण हुआ है संपूर्ण उपन्यास में। मीना का संपूर्ण जीवन शोषक के रूप में चित्रित हुआ है। मीना की तरह भारत की अनेक स्त्रियों की हालत आज हम अगर हमारे गांवों में, शहरों में आसपास देखेंगे, कई स्त्रियां हमें ऐसी दिखाई देंगी। उपन्यासकार ने बड़ी खूबी के साथ स्त्रियों की हकीकत का वर्णन मीना के माध्यम से दर्शाया है। बचपन में चाची मीना का शोषण करती है। जगन उसका पति बनकर उसका शोषण करता है। कोठे पर जाने के पश्चात कोठे वाली भी उसे कहती है, बिट्टो यहाँ जो एक बार आता है वापस नहीं जाता। इस घर के दरवाजों के सिवा अब सभी दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। इस प्रकार मीना का सभी ओर से शोषण दिखाई देता है। इसकी पांचवी विशेषता है कि अच्छे मित्रों के साथ संबंध रखने वाले। एक बात जीवन में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इनके माध्यम से कि हमेशा अगर हमें अच्छे मित्र मिलते हैं तो ज़रूर हम किसी भी मुसीबत में क्यों न हो, एक न एक दिन उस मुसीबत से आसानी के साथ निकल जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर मीना मौसी के साथ घटित हुआ है। जैसे कि शुरुआती दिनों में वह दुखी थी, लेकिन बाद में एक कैलाश, फिर रमेश, फिर बीजी, फिर ठाकुर प्रताप सिंह आदि कई लोग इसके सानिध्य में आए, जिसकी वजह से इसका जो हाल बुरा हुआ था वह धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस संगीत मास्टर की है जो उस कोटे पर संगीत बजाने का कार्य करता था। वहाँ मीना मौसी के साथ उसका संबंध आता है और वह भला आदमी है। मीना के जीवन में वह मददगार की भूमिका निभाता है, उसे गाना बजाना सिखाता है, उसे वह रेडियो आर्टिस्ट बना देता है। रेडियो में नौकरी दिलाकर कैलाश के घर में किराए पर कमरा दिलवाकर विदा हो जाता है। कैलाश खुले दिल की विवाहित स्त्री है, उसका पति रमेश है। दोनों मीना की पूर्ववर्ती जिंदगी से भली भांति परिचित होते हैं, उसका दुख देखकर संजीदा होते हैं, उसे हर प्रकार की मदद करते हैं, दुख भूलने की सलाह देते हैं। उसे ठाकुर प्रताप सिंह के घर किराए पर रखा जाता है। जितना संभव हो सके उतनी मदद उसे कैलाश और रमेश से मिलती है। मीना को बीजी से भी बहन जैसा स्नेह मिलता है और ठाकुर प्रताप सिंह तो उनके प्रेम जाल में फंस जाते हैं। अतः ये सारे मीना के अच्छे मित्र हैं। उसे नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाने में इन मित्रों की अहम भूमिका रही है। इसकी मीना मौसी की छठी विशेषता दिखाई देती है, वह है लोकप्रिय गायिका। मीना का पति जगन गुंडेवृत्ति का था, हम जानते हैं। वह मीना को कभी पत्नी के रूप में उसने स्वीकार नहीं किया। वह उसके साथ कुछ दिन बिताने के बाद वह कोठे पर बेचता है। वह सौभाग्यवश जिस संगीत मास्टर से वह मिलती है, उस मास्टर से वह आर्टिस्ट बन जाती है। उसके गीतों और गज़लों में दर्द होता है, अतः वह एक अच्छी गायिका बनती है। सुरेश की मंगनी में मीना को गीत गाने का मौका मिलता है। मीना के दर्द भरे गीत बाबूजी को अंदर से हिला देते हैं। मीना का गायन सुनकर बाबूजी मीना की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार मीना एक लोकप्रिय गायिका भी है और वह संपूर्ण प्रेमिका भी है। उसके चरित्र की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मीना दिल की भोली है। बचपन से ही समाज की ओर से उसका तिरस्कार हुआ है, अतः वह बाबूजी मीना प्रेम की संवाहिका है। मीना को कभी किसी ने प्रेम की वस्तु नहीं समझा, अतः वह बाबूजी की प्रेमिका बन जाती है। बाबूजी को वह संपूर्ण प्रेम देना चाहती है। सुरेश की मंगनी में कैलाश और रमेश के साथ वह बाबूजी के घर जाती हैं, दर्द भरे गीत सुनाती हैं। मीना का दुख दर्द बाबूजी जान लेते हैं। बाबूजी और मीना के प्रेम के बारे में बीजी को जब पता चलता है तो उसका दिल भी दहक उठता है। ये साबित बात है कि एक स्त्री जब देखती है कि अपना पति किसी और के प्रेम जाल में फंसा हुआ है तो उसे दुख होता है। यहाँ बीजी की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही हुई है। एक तरफ बीजी दुखी होती है तो दूसरी ओर मीना भी दुखी होती है कि बहन जैसा स्नेह देने वाली बीजी के बारे में मुझसे क्या हुआ। बीजी की मृत्यु के पश्चात बाबूजी अकेले हो जाते हैं।
बाबूजी अकेले हो जाते हैं। बाबूजी और मीना के प्रेम के बारे में बीजी दुखी हो जाती हैं। उनका अकेलापन दूर करने का काम संपूर्ण प्रेमिका बनकर यह मीना मौसी करती हैं। मीना मौसी की 8वीं विशेषता है आत्मनिर्भर नारी। यह एक अच्छा संदेश है। हर स्त्री को, भारतीय स्त्री को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपना जीवन स्वयं के बल पर जीता है। मीना गायिका बनने के पश्चात आत्मनिर्भर बन जाती हैं। वह रेडियो में नौकरी करती हैं। उसे अपना जीवन जीने के लिए किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आत्मनिर्भर नारियां अगर बनेगी तो मुझे लगता है कि उनके जो हालात हैं उनमें निश्चित तौर पर बदलाव आ सकता है। तो इस प्रकार मीना का अनाथपन, उस पर अन्याय अत्याचार की श्रृंखला, फिर सभ्य समाज में आगमन और आत्मनिर्भर आदि जीवन प्रवाह सुन्न करने वाला है। स्त्रियों को किस तरह दुर्धर जीवन जीना पड़ता है यह इस उपन्यास में बताया गया है। यह एक ऐसी औरत की कथा है जिसने जिंदगी में सब कुछ स्वीकार कर भी कुछ नहीं पाया। विवाह के बाद वह दुल्हन नहीं बन सकी। शरीर केवल भोग की वस्तु बना रहा। प्रेम मिला पर वह प्रेमिका नहीं बन सकी। केवल रखेल बनकर ही उसे रहना पड़ा। लेकिन अंत में वह दुल्हन, प्रेमिका और रखेल कुछ भी नहीं रह सके। प्रस्तुत उपन्यास में नायिका मीना के नारी मन और पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। इस प्रकार आज हमने अंतिम साक्ष्य उपन्यास की मीना मौसी का चरित्र चित्रण देखा। बहुत ही दर्द भरा यह चरित्र उनका है। कुछ बातें उनसे लेने जैसी हैं और कुछ बातों में वह फंस जाती हैं। जैसे जीवन होता है, जीवन में सभी लोग कुछ क्षेत्रों में फंस भी जाते हैं, तो वह अपना जीवन होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अग्रिम वीडियो के लिए आप देखते रहें ज्ञानवर्धन चैनल। मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और कमेंट्स भी बता दीजिए कि मैं किस तरह से साहित्यिक वीडियोज़ बना सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।